आज हम 1857 से 1905 के दौर में झांकने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म की कहानी बताते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम सिर्फ तारीखें नहीं दोहराएंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आजादी की लड़ाई ने अपना तरीका कैसे बदला। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ऐसे सिर्फ 50 सालों में बात तलवारों से शुरू होकर अर्जियों से गुजरते हुए सड़कों पर लाखों लोगों के आंदोलन तक पहुंच गई। और ये बदलाव ये कोई रातों रात नहीं आया। हम उन घटनाओं और विचारों की पड़ताल करेंगे जिन्होंने इस बदलाव की जमीन तैयार की। सही। ये कहानी सिर्फ विद्रोह की नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र के बनने की सोच की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक राइफल से। एनफील्ड राइफल। हाँ, एनफील्ड राइफल। और उसके कारतूस को इस्तेमाल से पहले दांत से काटना पड़ता था। और अफवाह ये थी, जो हमारे स्रोतों के मुताबिक सच भी निकली, कि उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। हाँ, मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए ये एक धार्मिक मामला बन गया। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कारतूस की बात नहीं थी, ये दोनों सिपाहियों के धर्म पर आप कह सकते हैं एक सीधा हमला था। ये उस आखिरी तिनके जैसा था जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। सालों से जो गुस्सा अंदर ही अंदर जमा हो रहा था, उसे फूटने के लिए बस एक चिंगारी चाहिए थी। लेकिन क्या एक सिपाही मंगल पांडे के अकेले के एक्शन से इतना बड़ा विद्रोह शुरू हो सकता था, या ये बस एक बहाना था और बारूद तो मतलब पहले से ही तैयार था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए, स्रोत साफ दिखाते हैं कि बारूद तो सालों से इकट्ठा हो रहा था। जैसे कि आर्थिक शोषण, अंग्रेजों का सामाजिक बर्ताव, डलहौजी की हड़प नीति जिसने कई राज्यों को नाराज कर दिया था। अच्छा। तो मंगल पांडे की शहादत वो चिंगारी थी जिसने उस बारूद में आग लगा दी। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में उन्होंने विद्रोह किया और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। हाँ, लेकिन उनकी मौत ने एक संदेश भेज दिया। और फिर 10 मई 1857 को असली धमाका हुआ मेरठ में। बिल्कुल। सिपाहियों ने दिल्ली चलो का नारा लगाया और रातों रात दिल्ली पहुंचकर कमजोर हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। हाँ, ये एक बहुत ही प्रतीकात्मक कदम था। प्रतीकात्मक कैसे? इसका मतलब था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खारिज कर रहे थे और एक भारतीय सत्ता को अपना नेता मान रहे थे, भले ही वो सत्ता सिर्फ नाम की ही क्यों न हो। और यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है कि ये सिर्फ सिपाहियों का गदर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। कानपुर से नाना साहेब और उनके सेनापति तात्या टोपे लड़ रहे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नारा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। बिल्कुल। बिहार में 80 साल के कुंवर सिंह थे और फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला, जिन्हें अंग्रेज अपना सबसे कट्टर दुश्मन मानते थे। मतलब राजा, जमींदार, किसान, सिपाही सब शामिल थे। लेकिन इतना व्यापक होने के बावजूद ये विद्रोह असफल रहा, क्यों? हमारे स्रोत इसके 3 मुख्य कारण बताते हैं। एक तो ये कि विद्रोहियों के पास अंग्रेजों जैसे आधुनिक हथियार नहीं थे। दूसरा, सिंधिया और निजाम जैसे कई बड़े भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। हाँ, और तीसरा, शायद सबसे जरूरी, आपस में कोई तालमेल नहीं था। और ये तीसरा कारण सबसे महत्वपूर्ण है। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। मतलब कोई एक साझा योजना नहीं थी। कोई साझा योजना या केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ हथियारों की कमी नहीं थी, बल्कि एक आइडिया ऑफ इंडिया की भी कमी थी? बिल्कुल। मतलब दिल्ली, कानपुर और झांसी के नेता एक दूसरे को एक ही देश का हिस्सा मानकर लड़ी नहीं रहे थे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। स्रोत इसी और इशारा करते हैं। राष्ट्र की वो भावना अभी बन रही थी। अच्छा। सिंधिया या निजाम के लिए उनका अपना राज्य ज्यादा जरूरी था, न कि दिल्ली में बैठा एक मुगल बादशाह। तो 1857 की लड़ाई एक साथ लड़ी गई, कई अलग अलग लड़ाइयाँ थीं। हाँ, जिनका दुश्मन एक था लेकिन मकसद अलग अलग। तो एक असफल विद्रोह ने भी अपनी छाप तो छोड़ दी। अंग्रेजों को ये तो समझ आ गया कि कुछ बदलना पड़ेगा। हाँ, वो डर गए थे। लेकिन सवाल ये था कि क्या बदलेगा? क्या वो सत्ता छोड़ देंगे या सत्ता पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेंगे? उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, पकड़ को और मजबूत करने का। अच्छा। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया। और इसका सबसे बड़ा नतीजा क्या हुआ? सबसे बड़ा नतीजा ये था कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। अब भारत सीधे ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। और गवर्नर जनरल का पद वाइसरॉय बन गया। इसका मतलब था कि अब भारत का सबसे बड़ा अफसर किसी ट्रेडिंग कंपनी को नहीं, बल्कि सीधे लंदन में महारानी को रिपोर्ट करेगा। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट था। बिल्कुल। अंग्रेज भारत को अब सिर्फ एक व्यापार की कॉलोनी नहीं, बल्कि अपने साम्राज्य का ताज मान रहे थे। हाँ,
और लॉर्ड कैनिंग आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसराय बने। इसके बाद के लगभग 25-27 साल, मतलब 1858 से 1885 तक सतह पर बड़े शांत दिखते हैं। हाँ, कोई बड़ी लड़ाई नहीं, कोई बड़ा विद्रोह नहीं। तो क्या ये 25 साल खामोशी के थे या किसी तैयारी के? ये तैयारी के ही थे। ये वैचारिक मंथन का दौर था। मतलब? स्रोत बताते हैं कि इसी दौरान पूरे देश में प्रेस का विस्तार हुआ, कई सामाजिक सुधार आंदोलन चले, जैसे ब्रह्म समाज और आर्य समाज। और अंग्रेजी शिक्षा ने एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो अंग्रेजों को उनकी ही भाषा में, उनके ही कानून के दाव पेच से चुनौती दे सकता था। अच्छा, तो तूफान जमीन के नीचे पकड़ा था। बिल्कुल। मतलब अब लड़ाई का मैदान बदल रहा था। तलवारों की जगह अब विचार और संगठन ले रहे थे। ठीक समझे। पढ़े लिखे भारतीयों का एक नया वर्ग, वकील, डॉक्टर, पत्रकार, ये सब उभर रहे थे। और उन्हें ये एहसास हो रहा था कि अंग्रेजों की असली ताकत सिर्फ उनकी सेना नहीं, बल्कि उनका संगठित प्रशासनिक ढांचा है, और उससे लड़ने के लिए आपको भी संगठित होना पड़ेगा। और इसी सोच से 28 दिसंबर 1885 को जन्म हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 72 लोग इकट्ठा हुए। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। हाँ, ये लड़ाई के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब विद्रोह की जगह एक राजनीतिक संगठन ले रहा था। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है, जिसका जिक्र हमारे दस्तावेजों में भी है। क्या? कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, A.O. ह्यूम, एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। क्या ये अजीब नहीं लगता? हमारे स्रोत एक सेफ्टी वॉल थ्योरी की बात करते हैं। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है, जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। अच्छा। सेफ्टी वॉल थियरी ये कहती है कि अंग्रेजों ने, खासकर तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन ने, ह्यूम को कांग्रेस बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। क्यों? उनकी सोच ये थी कि पढ़े लिखे भारतीयों का गुस्सा 1857 जैसे किसी और हिंसक विद्रोह में न बदल जाए। बेहतर है कि वो एक संगठन बना लें, मीटिंग करें, याचिकाएं दें और उनका गुबार शांति से निकल जाए। ठीक वैसे ही जैसे प्रेशर कुकर का सेफ्टी वॉल्व अतिरिक्त भाप को बाहर निकाल देता है। मतलब अंग्रेजों के लिए ये एक तरह का मैनेज्ड विरोध था। शायद शुरुआत में उन्होंने ऐसा ही सोचा हो। लॉर्ड डफरिन ने तो मजाक में कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहा था, सूक्ष्म अल्पसंख्यक। हाँ, उन्हें लगा कि ये मुट्ठी भर लोग उनका क्या बिगाड़ लेंगे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बैनर्जी थे। और कांग्रेस के शुरुआती 20 साल यानी 1885 से 1905 तक उदारवादी चरण कहलाते हैं। इसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे बड़े नेता थे। बिल्कुल। और उनका तरीका था PPP, पिटिशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट, याचिका, प्रार्थना और विरोध। हाँ, वो ब्रिटिश सरकार को चिट्ठियां लिखते थे, उनसे अनुरोध करते थे कि सिविल सेवाओं में भारतीयों को भी मौका दिया जाए, टैक्स कम किया जाए। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन अपने आप में बुरा नहीं है। हाँ, वो ऐसा ही मानते थे। उन्हें लगता था कि बस उसे भारतीय दृष्टिकोण से अवगत कराने की जरूरत है। तो उदारवादियों का तरीका एक तरह से ब्रिटिश सरकार के दरवाजे पे दस्तक देने जैसा था। बिल्कुल। लेकिन क्या कोई दरवाजा खोल रहा था? बहुत कम। जैसा कि उस दौर के लेख बताते हैं, बाद में जो गरम दल के नेता आए, उन्हें लगता था कि ये लोग बस अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। और अंग्रेज उनकी ज्यादातर याचिकाओं को रद्दी की टोकरी में ही फेंक देते थे। दस्तक देने से कुछ नहीं हो रहा था। तो जाहिर है तरीका बदलना ही था। हाँ। 1900 आते आते लोगों का इस PPP तरीके से भरोसा उठने लगा था। बिल्कुल। और इसी माहौल में एक नई सोच वाले नेता सामने आए, जिन्हें गरम दल कहा गया। लाल बाल पाल। हाँ, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और उनका मानना था कि दस्तक देने से कुछ नहीं होगा, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। उनका कहना था कि अधिकार याचना से नहीं मिलते, उन्हें छीनना पड़ता है। और यही तिलक ने वो नारा दिया जो आज भी गूंजता है। कौन सा? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये PPP से बहुत अलग था। बहुत अलग। ये सीधे सीधे हक की बात थी। और अंग्रेज इस नई आक्रामक लहर से घबरा गए। उन्होंने देखा कि राष्ट्रवाद का गढ़ बंगाल बन रहा है, जहां हिंदू और मुसलमान मिलकर उनका विरोध कर रहे थे। बिल्कुल। उस समय का वाइसरॉय था लॉर्ड कर्जन, जिसे हमारे स्रोत सबसे धूर्त वाइसरॉय में से एक बताते हैं। अच्छा। उसने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अपना पुराना आजमाया हुआ हथियार निकाला, फूट डालो और राज करो। हाँ, 20 जुलाई 1905 को कर्जन ने बंगाल के विभाजन का ऐलान कर दिया। और वजह क्या बताई? वजह ये बताई कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और प्रशासन चलाने में मुश्किल हो रही है। लेकिन इन दस्तावेजों से साफ पता चलता है कि असली मकसद कुछ और ही था। असली मकसद था बंगाल की बढ़ती राष्ट्रवादी एकता को तोड़ना। बिल्कुल। उन्होंने बंगाल को धर्म के आधार पर 2 हिस्सों में बांट दिया। पश्चिमी बंगाल, जो हिंदू बहुल इलाका था, और
पूर्वी बंगाल जो मुस्लिम बहुल इलाका था। ये हिंदुओं और मुसलमानों को भाषा और धर्म के आधार पर बांटने की एक सोची समझी साजिश थी। और 16 अक्टूबर 1905 को ये विभाजन लागू हो गया। अंग्रेजों ने सोचा था कि इससे आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। हाँ, और अंग्रेजों ने इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। उनकी सोच थी कि ये बंटवारा विरोध को शांत कर देगा, लेकिन इसने तो उल्टे एक ऐसी आग लगा दी जो पूरे देश में फैलने वाली थी। और यहीं से स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया, जो शायद उस समय तक का सबसे बड़ा संगठित आंदोलन था। जिस दिन विभाजन लागू हुआ उस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। उस दौर के लेखों को पढ़ें तो पता चलता है कि दृश्य अद्भुत रहे होंगे। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर हिंदुओं और मुसलमानों ने भाईचारे का सबूत देने के लिए एक दूसरे को राखी बांधी। अच्छा। सड़कों पर वंदे मातरम गूंजने लगा, जो इस आंदोलन का थीम सॉन्ग बन गया। और ये सिर्फ नारों और जुलूसों तक सीमित नहीं रहा, इसका एक मजबूत आर्थिक पहलू भी था। हाँ, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। मैनचेस्टर से आने वाले कपड़े और लिवरपूल के नमक की बिक्री ठप हो गई। यहाँ तक कि धोबियों ने भी विदेशी कपड़े धोने से मना कर दिया था। बिल्कुल, और लोगों ने विदेशी चीनी की जगह देसी गुड़ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये आत्मनिर्भरता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन था। तो ये भारत का पहला बड़ा जन आंदोलन था। हाँ, इसने कांग्रेस को याचिकाओं और मीटिंग रूम से निकालकर सीधे जनता के बीच सड़क पर ला दिया। सही बात है। अब लड़ाई सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों की नहीं रही, आम आदमी भी इसमें शामिल हो गया था। और यही वो बिंदु है जहां स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन बनाते हैं। वो कहते हैं कि इसी आंदोलन ने गांधीवादी युग की नींव तैयार की। कैसे? बहिष्कार, आत्मनिर्भरता, सविनय अवज्ञा के जो तत्व स्वदेशी आंदोलन में थे, उन्हीं को बाद में गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर और भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। भले ही उस समय गांधी जी भारत में मौजूद नहीं थे। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे 1857 के बिखरे हुए विद्रोह की राख से एक संगठित राजनीतिक चेतना का जन्म हुआ, और कैसे 1905 के बंगाल विभाजन ने, जिसे अंग्रेजों ने तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया था, असल में पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। सही। लड़ाई का तरीका 50 सालों में पूरी तरह बदल गया था। तलवारों से याचिकाओं तक और फिर याचिकाओं से जन आंदोलन तक। और यहाँ सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है। हमारे स्रोत कहते हैं कि स्वदेशी आंदोलन ने गांधीवादी युग की नींव रखी। ये इस सवाल को जन्म देता है कि कैसे एक पीढ़ी के संघर्ष के तरीके, जैसे विदेशी चीजों का बहिष्कार या आत्मनिर्भरता पर जोर देना, अगली पीढ़ी के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार बन जाते हैं। मतलब आंदोलन एक दूसरे से कैसे सीखते हैं। हाँ, भले ही उनके बीच समय और स्थान की दूरी हो, ये दिखाता है कि आजादी का संघर्ष एक लंबी दौड़ थी, जहां हर पड़ाव अगले पड़ाव के लिए जमीन तैयार कर रहा था। तो आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे दशक में उतर रहे हैं, 1907 से 1919, जहां हर कुछ साल में कहानी मतलब पूरी तरह पलट जाती थी। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें कांग्रेस के अंदर की तू-तू मैं-मैं से लेकर बम और पिस्तौल उठाने वाले क्रांतिकारियों और फिर अचानक महात्मा गांधी के एक नए अंदाज के साथ मंच पर आने तक की कहानी बताते हैं। तो आज की बातचीत का मकसद यही है कि आजादी की ये लड़ाई कैसे बिखरी और फिर उसे एक नई दिशा कैसे मिली। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का पहला मोड़ आता है 1907 में सूरत में। कांग्रेस का सालाना अधिवेशन हो रहा था और माहौल पूरा गर्म था। हाँ। पार्टी में दो सोच आमने सामने थी। एक तरफ थे नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी जैसे लोग, जिनका अब भी मानना था कि चिट्ठियों और याचिकाओं से मतलब अंग्रेजों का दिल जीता जा सकता है। और दूसरी तरफ थे गरम दल वाले, लाल बाल और पाल की तिकड़ी। उनका तो सीधा कहना था कि भिक्षा मांगने से आजादी नहीं मिलेगी, अधिकार छीनने पड़ेंगे। और सूरत में अध्यक्ष पद को लेके बात इतनी बिगड़ गई कि मैंने सुना है अधिवेशन में कुर्सियां तक फेंकी गईं, जूते चप्पल चले। हाँ, ये सिर्फ विचारों का मतभेद नहीं रह गया था, ये तो एक तरह से खुलेआम बगावत थी। तो कांग्रेस टूट गई, लेकिन इसका असली मतलब गहरा नुकसान क्या हुआ? क्या ये सिर्फ एक पार्टी का टूटना था? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। हमारे स्रोत बताते हैं कि अंग्रेजों के लिए ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। अच्छा। सूरत की घटना ने उन्हें ये यकीन दिला दिया कि भारतीय राजनीतिक वर्ग को आपस में लड़ाकर हमेशा के लिए तोड़ा जा सकता है। उनकी जो फूट डालो और राज करो की नीति थी, उसे जैसे एक प्रैक्टिकल सबूत मिल गया था। बिल्कुल। और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने तिलक के नेतृत्व वाले गरम दल को कांग्रेस से बाहर करवा दिया और फिर एक एक करके गरम दल के नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। और बाल गंगाधर तिलक को तो उन्हें 6 साल के लिए बर्मा की मांदेरी जेल भेज दिया गया। और यहीं से कहानी में एक और मोड़ आता है।
जब तिलक जैसे बड़े नेता जेल चले गए तो राजनीति में एक खालीपन, एक वैक्यूम आ गया। सही बात है। और इस खालीपन को भरा देश के नौजवानों ने। उनका फलसफा बड़ा सीधा था, अगर बहरों को सुनाना है तो धमाका जोर का करना होगा। बिल्कुल, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। इसी दौर में हमें एक के बाद एक क्रांतिकारी घटनाएं दिखती हैं। इसकी शुरुआत 1908 से होती है, मुजफ्फरपुर बम कांड। हाँ, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जज किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई, जो भारतीयों को बहुत क्रूर सजाएं सुनाता था। उन्होंने उसकी गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड था ही नहीं था। गलती से 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी गईं। इसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने तो पकड़े जाने से पहले खुद को गोली मार ली। हाँ। पर खुदीराम बोस पकड़े गए। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनकी उम्र। सिर्फ 18 साल। सिर्फ 18 साल की उम्र में हाथ में गीता लेकर वो फांसी पर चढ़ गए। यही तो इस दौर की खासियत थी। ये युवाओं का जुनून था, बलिदान की भावना थी। और ये सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा था, नहीं, ये पूरे देश में फैल रहा था। हाँ, 1 साल बाद 1909 में लंदन में मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली नाम के एक अफसर को गोली मार दी। और ये कोई आम अफसर नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लंदन में भारतीय छात्रों के बीच जासूसी का एक पूरा नेटवर्क चलाता था। तो ये संदेश था कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो, बचोगे नहीं। और फिर 1912 में तो मतलब हद ही हो गई। दिल्ली में? हाँ, दिल्ली के चांदनी चौक में वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग का जुलूस निकल रहा था, हाथियों पर बैठकर। और रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने उस जुलूस पर बम फेंक दिया। वाइसरॉय तो किसी तरह बच गया, लेकिन ये हमला, ये तो सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे बड़े प्रतीक पर था, एक खुली चुनौती। हाँ, तो एक तरफ ये क्रांतिकारी धमाके कर रहे थे और दूसरी तरफ अंग्रेज पर्दे के पीछे अपनी राजनीतिक चालें चल रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि सिर्फ लाठी से बात नहीं बनेगी। बिल्कुल। तो 1909 में वो एक कानून लाए जिसे इंडियन काउंसिल्स एक्ट या मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। सुनने में तो सुधार जैसा लगता है, इसमें ऐसा क्या था? इसमें एक ऐसा जहर था जिसका असर दशकों तक रहा। वो क्या? वो था पृथक निर्वाचन मंडल, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि कुछ सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होगा और उसे वोट भी सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही देंगे। ओहो। ये खुलेआम हिंदू और मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर बांटने की साजिश थी। हमारे स्रोत तो इसे पाकिस्तान की पहली औपचारिक नींव कहते हैं। यहीं से हम और वो की राजनीति को एक कानूनी मान्यता मिल गई। हाँ, कमाल है। मतलब एक तरफ अंग्रेज भारत में ये बांटने का खेल खेल रहे थे और दूसरी तरफ हजारों मील दूर अमेरिका में भारतीय एक बिल्कुल उल्टे मकसद से इकट्ठा हो रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ पूरी तरह एकजुट होना। हाँ, और यहीं से कहानी में गदर पार्टी की एंट्री होती है। क्या कनेक्शन है? 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और उनके साथियों ने गदर पार्टी बनाई। ये वो लोग थे जिन्होंने बाहर की दुनिया देखी थी, आजादी का मतलब समझा था, और अब वो भारत की गुलामी से बेचैन थे। हाँ, वे गदर नाम का अखबार निकालते थे जिसके पहले पन्ने पर लिखा होता था अंग्रेजी राज का दुश्मन। और जरा ये सुनिए, हमारे सूत्रों में पार्टी की भर्ती का एक नोटिस भी है। मतलब ये किसी नौकरी का विज्ञापन नहीं, शहादत का बुलावा था। अच्छा, क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा था तनख्वाह, मौत, इनाम, शहादत, पेंशन, आजादी। वाह! मैं तो सोचकर ही हैरान हूँ। मतलब कौन लोग होंगे जो ऐसा विज्ञापन पढ़कर भर्ती होने चले आते होंगे? ये दिखाता है कि जुनून किस हद तक था। ये लोग अपना घर, परिवार, जान सब कुछ दांव पर लगा कर आए थे। इससे एक और बड़ी बात पता चलती है कि अब भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ भारत की नहीं रह गई थी, ये एक ग्लोबल आंदोलन बन चुकी थी। सही कहा। दुनिया भर में फैले भारतीय अब इस लड़ाई का हिस्सा थे। और इसी ग्लोबल हलचल के बीच कहानी का सबसे बड़ा किरदार मंच पर आता है। तारीख थी 9 जनवरी 1915। गांधी जी की वापसी। हाँ, 40 साल का एक वकील जो दक्षिण अफ्रीका में 21 साल बिताकर रंग भेद के खिलाफ एक सफल लड़ाई लड़ चुका था, बम्बई के अपोलो बंदरगाह पर उतरता है। नाम मोहनदास करमचंद गांधी। इसीलिए आज भी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत आकर उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया और गोखले ने उन्हें एक बड़ी कीमती सलाह दी। क्या सलाह दी? उन्होंने कहा, मोहनदास, अभी राजनीति में कूदने की जल्दी मत करो। पहले 1 साल तक अपने कान खोले और मुंह बंद रखो। अच्छा, मतलब पहले भारत को समझो। हाँ, पूरे भारत में घूमो, इस देश की आत्मा को समझो, इसके गांवों को देखो, इसके लोगों की तकलीफों को जानो। और गांधी जी ने ये सलाह मानी? बिल्कुल मानी। 1 साल तक वो एक आम भारतीय की तरह ट्रेन के 3rd क्लास डिब्बे में पूरे देश में घूमे और जब उन्होंने बोलना शुरू किया
तो फिर देश सुनता ही चला गया। बिल्कुल, उन्होंने आते ही कोई बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन नहीं छेड़ा। उन्होंने पहले छोटे छोटे स्थानीय मुद्दों पर अपनी तकनीक को आजमाया। हाँ, सत्याग्रह को। हाँ, स्रोत इसे मजाक में गांधी की हैट्रिक कहते हैं, जिसका फॉर्मूला था CAK। CAK मतलब चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। एकदम सही। C यानी चंपारण 1917। बिहार के चंपारण में अंग्रेज बागान मालिक किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, जिससे जमीन बंजर हो रही थी। हाँ, गांधी जी वहां गए और उन्होंने किसानों को एकजुट किया। ये भारत में उनका पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, यानी शांति से कानून को न मानना और सरकार को झुकना पड़ा। पहली जीत। फिर आया A, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। गुजरात में मिल मजदूर अपनी तनख्वाह बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन मिल मालिक तैयार नहीं थे। यहाँ गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। और वो काम कर गया। उनके अनशन पर बैठने से मिल मालिकों पर इतना दबाव बना कि उन्हें मजदूरों की मांगे माननी पड़ी। ये दूसरी जीत। और आखिर में खेड़ा सत्याग्रह 1918 में ही। गुजरात के खेड़ा में फसल बर्बाद हो गई थी, फिर भी सरकार किसानों से लगान वसूल रही थी। गांधी जी ने किसानों से कहा, लगान मत दो। ये उनका पहला असहयोग आंदोलन था। हाँ, और आखिर में सरकार को यहाँ भी झुकना पड़ा और लगान माफ हुआ। ये तीसरी जीत। ये बहुत दिलचस्प है कि उन्होंने कितनी रणनीति से काम किया। आते ही पूरे देश को बदलने की बात नहीं की। नहीं, उन्होंने पहले किसानों और मजदूरों के छोटे छोटे स्थानीय मुद्दे उठाए और ये साबित किया कि उनका तरीका सत्याग्रह काम करता है। वो एक तरह से ईंट दर ईंट अपनी विश्वसनीयता बना रहे थे। एकदम सही। और इन 3 जीतों ने गांधी जी को रातों रात एक राष्ट्रीय हीरो बना दिया। लोगों ने पहली बार देखा कि बिना बम और पिस्तौल के, बिना हिंसा के भी अंग्रेजी हुकूमत को झुकाया जा सकता है। इसी बीच 1916 में लखनऊ में एक और अच्छी चीज हुई। कांग्रेस एक हो गई। हाँ, जो कांग्रेस 1907 में टूट गई थी, वो फिर से एक हो गई। नरम दल और गरम दल साथ आ गए, और तो और तिलक और जिन्ना की कोशिशों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी हाथ मिला लिया। लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये उम्मीद बहुत जल्दी टूटने वाली थी। 1919 तक पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। इस युद्ध में लाखों भारतीय सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे। भारत ने बहुत आर्थिक मदद भी दी थी, तो भारतीयों को लगा कि इस वफादारी के बदले अंग्रेज उन्हें कुछ अधिकार देंगे, शायद स्वशासन की तरफ पहला कदम। हाँ, लेकिन मिला क्या? इनाम की जगह मिला अपमान। अंग्रेज एक नया कानून लेकर आए, रॉलेट एक्ट। काला कानून। हाँ, इस कानून को 3 शब्दों में समझा जा सकता है, न अपील, न वकील, न दलील। बिल्कुल। इसका मतलब क्या था एक आम आदमी के लिए? इसका मतलब था कि पुलिस को असीमित ताकत दे दी गई थी। वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल के लिए जेल में बंद कर सकती थी। ये किसी भी नागरिक के बुनियादी अधिकारों पर सीधा हमला था। ये तो कहना था कि आप भारतीय हैं, इसलिए आप जन्म से ही एक संभावित अपराधी हैं। हाँ, यही मतलब था इसका। गांधी जी ने इसके खिलाफ देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया। पूरे देश में विरोध हुआ, लेकिन इसका केंद्र बना पंजाब। वहाँ के 2 बड़े नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू बहुत लोकप्रिय थे। सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके किसी अनजान जगह भेज दिया। और इसी गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। और वो दिन था 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार। बाग में हजारों लोग थे, बच्चे, बूढ़े, औरतें। कई लोग तो आसपास के गांवों से बैसाखी का मेला देखने आए थे और बस सुस्ताने के लिए बाग में बैठ गए थे। उन्हें तो शायद पता भी नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लगा है। सही बात है, उन्हें क्या पता था कि सभा करना गैर कानूनी है। तभी ब्रिगेडियर जनरल डायर अपनी फौजी टुकड़ी के साथ वहां पहुंचा। उसने बाग से बाहर निकलने का जो एकमात्र संकरा रास्ता था, उसे बंद कर दिया। और फिर बिना किसी चेतावनी के उसने अपनी टुकड़ी को निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। 1650 राउंड फायर किए गए। लोग जान बचाने के लिए दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन बच नहीं पाए। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए बाग में बने एक सूखे कुएं में कूद गए और देखते ही देखते वो कुआं भी लाशों से पट गया। सरकारी रिकॉर्ड कहता है कि 379 लोग मारे गए। असली संख्या 1000 से भी ज्यादा थी। ये सुनना भी आज मुश्किल है। और स्रोतों को पढ़कर जो सबसे खौफनाक बात पता चलती है वो ये है कि ये घबराहट में उठाया गया कोई कदम नहीं था। नहीं, ये एक सोचा समझा क्रूरता भरा कदम था। बाद में जब जनरल डायर से पूछा गया तो उसने खुद कबूल किया कि वो एक
नैतिक प्रभाव पैदा करना चाहता था। वो पूरे पंजाब में दहशत फैलाना चाहता था ताकि कोई दोबारा सिर उठाने की हिम्मत ना करे। नैतिक प्रभाव, एक नरसंहार को वो नैतिक प्रभाव कह रहा था। हाँ, तो इस घटना ने अंग्रेजों के न्याय और सभ्यता के सारे दावों की धज्जियां उड़ा दी, है ना? बिल्कुल। ये वो पल था जब ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में अपना नैतिक अधिकार हमेशा के लिए खो दिया। इसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी, उन्होंने गुस्से और दुख में वो उपाधि लौटा दी। और उधम सिंह की कहानी तो अविश्वसनीय है। वो एक किशोर के रूप में उस बाग में मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों से वो सब देखा था। और उन्होंने उसी मिट्टी को हाथ में लेकर बदला लेने की कसम खाई और अपनी कसम पूरी की। हाँ, 21 साल बाद 1940 में उन्होंने लंदन जाकर माइकल ओडायर को गोली मारी, जो उस वक्त पंजाब का गवर्नर था। हाँ, और उसी ने जनरल डायर की कार्रवाई को सही ठहराया था। लेकिन शायद सबसे बड़ा असर गांधी जी के शब्दों में था। उन्होंने कहा, अब अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में भरोसा करना पाप है। ये वो पल था जब गांधी जैसे व्यक्ति का भी अंग्रेजों के बनाए सिस्टम से भरोसा पूरी तरह उठ गया। बिल्कुल। तो सिर्फ एक दशक में हमने क्या कुछ नहीं देख लिया। कहानी कांग्रेस के आपसी झगड़े से शुरू हुई, फिर क्रांतिकारियों के बलिदान और विदेश में बसे भारतीयों की जुनून तक पहुंची। गांधी जी के सत्याग्रह के सफल प्रयोगों ने एक नई उम्मीद जगाई। और फिर जलियांवाला बाग के उस खूनी दिन पर आकर ठहरी, जिसने आजादी की लड़ाई का चरित्र ही बदल दिया। ये दशक वाकई टूटने और फिर एक नए तरीके से जुड़ने की कहानी है। और यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात छोड़ जाते हैं। जलियांवाला बाग जैसी दिल दहला देने वाली घटना के बाद जब पूरे देश में गुस्सा और बदले की आग भड़क रही थी, तब ऐसा क्या हुआ कि देश ने डायर का जवाब डायर की भाषा में देने की बजाय गांधी के अहिंसक रास्ते को अपना मुख्य रास्ता बनाया? ये सवाल हमें उस दौर के भारत के मन को और गहराई से समझने के लिए मजबूर करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय आजादी की लड़ाई के एक ऐसे दशक की जिसने सब कुछ बदल दिया। 1920 से 1929। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इस तूफानी दशक की कहानी बताते हैं। ये कहानी गांधी जी के एक विशाल आंदोलन से शुरू होती है, फिर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान पर पहुंचती है और आजादी के लक्ष्य को ही बदल कर रख देती है। बिल्कुल, ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है ना? एक घटना दूसरी को जन्म देती है। हमारा मकसद भी यही समझना है कि इस एक दशक ने आजादी की लड़ाई का नक्शा वो कैसे हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए तो शुरू से शुरू करते हैं। साल है 1920। जलियांवाला बाग का घाव अभी ताजा है, खिलाफत का मुद्दा गर्म है, देश में मतलब जबरदस्त गुस्सा है। और इसी माहौल में गांधी जी एक बहुत बड़ा दांव खेलते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। और इसकी शुरुआत ही कितनी सिंबॉलिक थी। 1 अगस्त 1920, जिस दिन बाल गंगाधर तिलक यानी लोकमान्य का निधन हुआ, उसी दिन ये आंदोलन लॉन्च किया गया। जैसे एक युग खत्म हो रहा था और दूसरा शुरू हो रहा था। गांधी जी का मैसेज साफ था, अब तक हम सहयोग कर रहे थे, अब हम असहयोग करेंगे। हम सिस्टम को बाहर से नहीं, अंदर से ठप कर देंगे। और इसके लिए उनके 2 मेन हथियार थे, जैसा सोर्सेज में बताया गया है, बहिष्कार और स्वदेशी। ये सुनने में बड़े सिंपल लगते हैं, लेकिन इनका असर कितना गहरा था। बहुत ज्यादा। बहिष्कार का मतलब था हर ब्रिटिश चीज का बॉयकॉट, सरकारी स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, नौकरियां और सबसे जरूरी विदेशी कपड़े। इसका असर आप ऐसे समझिए कि मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जैसे देश के टॉप वकील जो लाखों कमाते थे, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। और सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने तो आईसीएस की नौकरी को लात मार दी। आज के जमाने में ये आईएएस की नौकरी छोड़ने जैसा था, कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स में गजब का जोश था। बिल्कुल। और दूसरा हथियार था स्वदेशी, यानी अपने देश का बना हुआ अपनाना, जिसका सबसे बड़ा सिंबल था चरखा और खादी। गांधी जी ने चरखे को एक मामूली घरेलू चीज से उठाकर आजादी का प्रतीक बना दिया। हर घर में चरखा चलना, खादी पहनना, ये सिर्फ कपड़े बदलना नहीं था, ये ब्रिटेन की इकोनॉमी पर सीधी चोट थी। एक पावरफुल स्टेटमेंट था ये, आत्मनिर्भरता का एक पावरफुल स्टेटमेंट। और इसी माहौल में गांधी जी ने एक ऐसा वादा किया जिसने पूरे देश में उम्मीद की आग लगा दी। उन्होंने कहा, अगर हम पूरी तरह हिंसक रहें तो 1 साल में स्वराज्य मिलेगा, 1 साल में आजादी। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इसने पूरे देश को एक लक्ष्य के लिए, यूं समझिए, एक धागे में पिरो दिया। हर किसी को लगा कि मंजिल बस सामने है। लेकिन क्या ये वादा थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं था? मतलब कैसे उम्मीदें इतनी बढ़ गईं कि बाद में निराशा भी उतनी ही गहरी हुई? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और यही
यही हमें कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट तक ले जाता है। चौरी चौरा सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, मूवमेंट अपने पीक पर था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी बाजी पलट दी। हुआ क्या था वहाँ? एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था, पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भीड़ वो भड़क गई। गुस्से में लोगों ने पुलिस थाने में आग लगा दी और उसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए। वो हो, और जब ये खबर गांधी जी तक पहुंची होगी, उनका तो पूरा आंदोलन ही अहिंसा पे टिका था। वो पूरी तरह हिल गए। उनके लिए ये एक नैतिक हार थी। उनका मानना था कि लक्ष्य कितना भी महान क्यों ना हो, उसे पाने के रास्ते भी उतने ही पवित्र होने चाहिए। उन्होंने कहा भी था कि मैं एक हिंसक भीड़ का लीडर बनने से अच्छा अपमान सहना पसंद करूंगा। उनके लिए सिद्धांत किसी भी राजनीतिक जीत से बड़े थे। और इसीलिए उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया जब वो अपने पीक पर था। हाँ, 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की मीटिंग हुई और गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहीं खत्म होता है। पूरा देश हैरान रह गया होगा। सब सन्न थे। किसी को समझ नहीं आया कि एक गांव की गलती की सजा पूरे देश को क्यों दी जा रही है। सुभाष चंद्र बोस ने तो इसे नेशनल कैलामिटी यानी एक राष्ट्रीय आपदा कहा था। उनका कहना था कि जब लोगों का जोश चरम पर था तब पीछे हटने का ऑर्डर देना ये बहुत बड़ी भूल थी। बिल्कुल, और इसका सीधा पॉलिटिकल असर भी हुआ। मोतीलाल नेहरू और CR दास जैसे बड़े नेता इस फैसले से इतने नाराज हुए कि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर 1923 में अपनी स्वराज पार्टी बना ली। अच्छा। उनका तर्क था कि अब लड़ाई सड़कों पर नहीं बल्कि काउंसिल्स के अंदर जाकर सिस्टम का हिस्सा बनकर लड़नी होगी। तो एक आंदोलन के रुकने से कांग्रेस के अंदर ही फूट पड़ गई। तो गांधी जी के एक फैसले से पूरा आंदोलन रुक गया, सड़कें शांत हो गईं, लेकिन लोगों के मन में जो तूफान था उसका क्या हुआ, खासकर उन नौजवानों के मन में। और यहीं से कहानी एक नया विस्फोटक मोड़ लेती है। यहाँ पर हमें उस नौजवान के मन में झांकना होगा जिसने गांधी जी के एक वादे पर अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। ICS की नौकरी छोड़ दी, कॉलेज से बाहर आ गया, इस यकीन में कि 1 साल में आजादी मिलेगी। जब वो आंदोलन अचानक वापस ले लिया गया तो वो सिर्फ निराशा नहीं थी, वो एक तरह का धोखा था। उसकी सारी ऊर्जा, सारा आदर्शवाद अब कहाँ जाता। सही बात है। तो इसी खालीपन और गुस्से से क्रांतिकारियों की नई लहर पैदा हुई। एग्जैक्टली। इन युवाओं को लगा कि सिर्फ अहिंसा से बात नहीं बनेगी, आजादी बलिदान मांगती है। और इसी सोच के साथ 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की नींव रखी गई। इसे बनाया सचिन सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों ने। और इनका सबसे बड़ा एक्शन था काकोरी ट्रेन वाला मामला, है ना? हाँ, 9 अगस्त 1925 लखनऊ के पास काकोरी में इन्होंने सरकारी खजाना ले जा रही एक ट्रेन को लूट लिया। मकसद था पैसा जमा करना ताकि क्रांति के लिए हथियार खरीदे जा सकें। लेकिन इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने बहुत बेरहमी से धरपकड़ की और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। ये सोचना भी अजीब लगता है कि वो फांसी पर चढ़ते वक्त भी सरफरोशी की तमन्ना जैसे गीत गा रहे थे। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये अपने मकसद पर अटूट विश्वास था। बिल्कुल, और उनके बलिदान ने आग बुझाई नहीं बल्कि और भड़का दी। ये आंदोलन रुका नहीं, इसने अपना रूप बदल लिया। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के खंडरों में बचे हुए क्रांतिकारी फिर से मिले। इस बार लीडरशिप में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे युवा थे और उन्होंने पार्टी को एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। इसमें ये सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया। ये सिर्फ नाम का बदलाव था या इसके पीछे कोई बड़ी सोच थी? ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। राइट। ये सोशलिस्ट शब्द जोड़ना सिर्फ एक नाम बदलना नहीं था, ये उस दौर की ग्लोबल लहर से जुड़ना था। रूस में क्रांति हो चुकी थी, पूरी दुनिया में मजदूरों किसानों के हक की बात हो रही थी। भगत सिंह और उनके साथी सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं चाहते थे, वो भारत के अंदर के सिस्टम को भी बदलना चाहते थे। हाँ, ताकि एक गोरे साहब की जगह कोई भूरा साहब न ले ले। राइट। उनका लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक आजादी भी था। तो एक तरफ क्रांतिकारी अपनी विचारधारा को और पैना कर रहे थे और दूसरी तरफ 1927 में ब्रिटिश सरकार एक कमीशन भारत भेजती है, साइमन कमीशन। हाँ। इसका काम था ये जांचना कि भारत को और संवैधानिक अधिकार दिए जाएं या नहीं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसमें सारे सदस्य गोरे थे।
एक भी भारतीय नहीं। मतलब आप हमारे भविष्य का फैसला करने आ रहे हैं और हमसे ही कोई सलाह नहीं लेंगे। ये तो सीधा सीधा अपमान था। बिल्कुल, इसे व्हाइट कमीशन कहा गया और पूरे देश ने इसे एक राष्ट्रीय अपमान की तरह लिया। 3 फरवरी 1928 को जब कमीशन बॉम्बे पहुंचा तो उसका स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से हुआ। देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। और सबसे दर्दनाक घटना वो लाहौर में हुई। हाँ, लाहौर में प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे शेर पंजाब लाला लाजपत राय, उस दौर के सबसे बड़े नेताओं में से एक। शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स के ऑर्डर पर बहुत बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया। लाठियां सीधे लालाजी को मारी गईं। और बुरी तरह घायल होने के बावजूद उनके वो शब्द इतिहास में दर्ज हो गए, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। और कुछ ही हफ्तों में 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। लालाजी की शहादत ने पूरे देश को और खासकर HSRA के युवा क्रांतिकारियों को झकझोर कर रख दिया। उनके लिए ये एक सीधी चुनौती थी और उन्होंने इसका बदला लिया ठीक 1 महीने बाद, 17 दिसंबर 1928 को। हाँ, भगत सिंह, राजगुरु और आजाद ने लाहौर में सॉन्डर्स को गोली मार दी। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि उनका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें अपनी आवाज बहरे कानों तक यानी ब्रिटिश हुकूमत तक पहुँचानी थी। उन्होंने पोस्टर लगाकर कहा कि हमने एक राष्ट्रीय अपमान का बदला लिया है। ये एक राजनीतिक हत्या थी, पर्सनल नहीं। और अपनी आवाज को और बुलंद करने के लिए उन्होंने इससे भी बड़ा और नाटकीय कदम उठाया, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना। एग्जैक्टली 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में, जहां आज हमारी संसद है, वहां खाली जगह पर 2 बम फेंके। इन बमों को जानबूझकर ऐसा बनाया गया था कि उनसे सिर्फ धुआं और जोरदार आवाज हो, किसी को चोट ना लगे। मतलब मकसद किसी को मारना नहीं, सिर्फ एक धमाका करना था। हाँ, ताकि पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ खींचा जा सके कि भारत में क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, बम फेंकने के बाद वो भागे नहीं। वो वहीं खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और खुद को गिरफ्तार करवाया। ये उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। वो कोर्ट को अपनी विचारधारा के प्रचार का मंच बनाना चाहते थे। और फिर शुरू हुआ बलिदानों का सिलसिला। जेल में भूख हड़ताल, जिसमें 64 दिनों के बाद जतिन दास शहीद हो गए। फिर इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने आखिरी गोली खुद को मार ली, क्योंकि उनका प्रण था, आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे। और आखिर में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। उनकी शहादत ने उन्हें लेजेंड बना दिया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन क्रांतिकारियों के बलिदान ने कांग्रेस पर एक तरह का दबाव बनाया? उस वक्त तक तो कांग्रेस के कई नेता डोमिनियन स्टेटस की ही बात कर रहे थे। बिल्कुल, पहले हमें डोमिनियन स्टेटस का मतलब समझना होगा। इसका मोटा मोटा मतलब था कि हम अपना देश खुद चलाएंगे, अपनी सरकार होगी, लेकिन हमारा हेड ऑफ स्टेट अभी भी ब्रिटिश क्राउन ही रहेगा। कुछ वैसा ही जैसा आज कनाडा या ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है। अच्छा, तो भगत सिंह और उनके साथियों के बलिदान के बाद ये मान बहुत छोटी लगने लगी होगी। युवाओं को लगा होगा कि हम किसी के अंडर क्यों रहें। एग्जैक्टली। युवाओं का दबाव इतना जबरदस्त था कि कांग्रेस को अपनी सोच बदलनी पड़ी। और इसी बदले हुए माहौल में दिसंबर 1929 में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता एक युवा लीडर जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। वो सीन बड़ा ड्रामेटिक रहा होगा। रावी नदी का किनारा, आधी रात का वक्त। और ठीक आधी रात को नेहरू ने तिरंगा फहराया और कांग्रेस के मंच से पहली बार ये संकल्प लिया गया कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए। टोटल इंडिपेंडेंस, पूरी आजादी। ये आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा गोल शिफ्ट था। और वहीं पर 26 जनवरी की तारीख तय हुई थी। हाँ, उसी अधिवेशन में तय हुआ कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को पूरा देश अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। और ये तारीख इतनी खास बन गई कि आजादी के बाद जब हमारा संविधान तैयार हुआ तो उसे लागू करने के लिए खास तौर पर 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया, ताकि इस पहले स्वतंत्रता दिवस की याद हमेशा जिंदा रहे। कमाल है। तो एक दशक जो असहयोग आंदोलन के रुकने की निराशा के साथ शुरू हुआ था, उसका अंत पूर्ण स्वराज के इतने मजबूत संकल्प के साथ। बिल्कुल। तो ये थी 1920s की कहानी। एक दशक जिसमें गांधी जी का विशाल अहिंसक आंदोलन शिखर पर पहुंचा और फिर बिखर गया, जिसमें निराशा से जन्मे क्रांतिकारियों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और आखिर में इसी उथल पुथल ने भारत की आजादी के लक्ष्य को, पूर्ण स्वराज की एक साफ और मजबूत मंजिल दी। इस पूरी चर्चा से एक सवाल मन में जरूर उठता है। इस दशक में हमने आजादी के 2 रास्ते देखे,
अहिंसा का और क्रांति का। क्या ये दोनों रास्ते एक दूसरे के दुश्मन थे या कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक थे? क्या क्रांतिकारियों के बलिदान से जो दबाव बना, उसके बिना कांग्रेस पूर्ण स्वराज के लक्ष्य तक इतनी जल्दी पहुंच पाती? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। आज हम भारत की आजादी की लड़ाई के उस आखिरी और सबसे कह सकते हैं तूफानी दौर की बात करने वाले हैं। हाँ, जब बाजी पूरी तरह पलटने वाली थी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो 1930 से 1947 तक की कहानी कहते हैं। एक चुटकी नमक से शुरू होकर एक पूरे देश की आजादी तक। ये सिर्फ इतिहास की कुछ तारीखें नहीं है, बल्कि ये रणनीतियों, बलिदानों और कुछ बेहद मुश्किल फैसलों की दास्तान है। बिल्कुल। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन आखिरी 17 सालों में क्या क्या हुआ, सविनय अवज्ञा से लेकर भारत की आजादी और उसके बंटवारे तक। और हम इन घटनाओं को सिर्फ एक लाइन में नहीं देखेंगे। अच्छा, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हर एक मोड़ का नतीजा क्या हुआ, उसके दूरगामी परिणाम क्या हुए, अलग अलग नेताओं की सोच, उनके तरीकों में जो फर्क था, और वो मुश्किल समझौते जो करने पड़े, वही उन सब पर गौर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम सी चीज से। नमक। 1930 में अंग्रेजों ने नमक बनाने और बेचने पर अपना एकाधिकार जमा रखा था, और उस पर भारी टैक्स भी था। मतलब देश हमारा, समंदर हमारा, लेकिन नमक बनाने का हक उनका। और यही गांधी जी की रणनीति का कमाल था, है ना? उन्होंने नमक को ही क्यों चुना? देखिए, नमक एक ऐसी चीज थी जो भारत के सबसे गरीब इंसान से लेकर सबसे अमीर तक हर किसी को चाहिए थी। हाँ, ये तो है। तो जब इस पर चोट की गई तो ये हमला हर एक भारतीय पर हमला था। गांधी जी ने इसी आम सी चीज को आजादी की लड़ाई का, कह सकते हैं, सबसे बड़ा हथियार बना दिया। और हथियार बना भी कैसे? 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले। मंजिल थी दांडी का समुद्र तट, करीब 385 किलोमीटर दूर। ये सिर्फ एक पदयात्रा नहीं थी, है ना? ये तो एक चलता फिरता संदेश था। बिल्कुल। जो पूरे देश में फैल रहा था। और 24 दिन बाद 6 अप्रैल को जब उन्होंने एक मुट्ठी नमक उठाकर कानून तोड़ा, तो जैसे पूरे देश को एक इशारा मिल गया। वो इशारा बहुत साफ था, अब हम तुम्हारे बनाए दमनकारी कानूनों को नहीं मानेंगे। और इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी होगी। हाँ, लोगों ने हर जगह नमक बनाना शुरू कर दिया। महिलाएं, जो पहले इतनी बड़ी संख्या में बाहर नहीं निकलती थीं, उन्होंने शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरने दिए। अच्छा। यहाँ तक कि देश के उत्तर पश्चिमी कोने में, पेशावर में, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं, जी, उन्होंने अपने खुदाई खिदमतगार संगठन के साथ इस आंदोलन को एक नई ही ऊंचाई दे दी। मतलब ये आंदोलन सिर्फ एक जगह पर सिमट कर नहीं रहा। नहीं, पूरे देश ने इसे अपना लिया था। तो अंग्रेजों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? जाहिर है वे चुप तो नहीं बैठे होंगे। चुप कैसे बैठते? उन्होंने दमन का रास्ता अपनाया। हमारे स्रोत बताते हैं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं समेत 90,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया। 90,000? जी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जितना दमन बढ़ता, लोगों का गुस्सा और जोश उतना ही ज्यादा हो जाता। अंग्रेजों को ये समझ आने लगा था कि सिर्फ लाठी और जेल से भारत पर राज करना अब मुमकिन नहीं है। तो एक तरफ लाखों लोग जेल में थे और आंदोलन जोरों पर था। अंग्रेजों को समझ आ गया कि सिर्फ लाठी से बात नहीं बनेगी। बिल्कुल। शायद इसीलिए उन्होंने बातचीत का दरवाजा खोलने की कोशिश की। हाँ, उन्होंने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। लेकिन ये कोशिशें भी कुछ खास रंग नहीं लाई। नहीं, पहले सम्मेलन में तो कांग्रेस गई नहीं, तो वो बेनतीजा रहा। और दूसरे में गांधी जी गए, लेकिन वहाँ भी दलितों और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर बात अटक गई। वो खाली हाथ लौटे। और तीसरे का कांग्रेस ने फिर बहिष्कार कर दिया। हाँ। तो बातचीत की ये सारी कोशिशें एक तरह से नाकाम हो गईं। लेकिन मुझे लगता है कहानी में असली मोड़ तो अब आया, जब अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा दांव खेला। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। द कम्युनल अवार्ड। अपने समुदाय के उम्मीदवार को ही वोट दे सकते थे। अच्छा, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स। बिल्कुल। ये मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों को पहले ही दिए जा चुके अलग निर्वाचन क्षेत्रों जैसा ही था। एक मिनट, ये बात थोड़ी हैरान करती है। मतलब गांधी जी जेल में अनशन पर बैठे अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, बल्कि एक ऐसे फैसले के खिलाफ जो भारतीय समाज से जुड़ा था। हाँ, यही तो इस घटना का सबसे बड़ा टकराव था। ये तो स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर ही एक बहुत बड़ा मतभेद रहा होगा।
बहुत बड़ा। गांधी जी को लगा कि ये हिंदुओं को हमेशा के लिए बांटने की एक साजिश है जो सामाजिक एकता को तोड़ देगी। इसीलिए उन्होंने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब दबाव सिर्फ अंग्रेजों पर नहीं था, बल्कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पर भी था, जो सालों से दलितों के राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। तो इस संकट का समाधान कैसे निकला? एक तरफ गांधी जी की जान दांव पर थी और दूसरी तरफ दलितों के अधिकार का सवाल था। इसका समाधान निकला पूना पैक्ट के रूप में 24 सितंबर 1932 को। अच्छा। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के समर्थकों के बीच ये ऐतिहासिक समझौता हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़ दी, लेकिन बदले में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। मतलब जो उन्हें कम्युनल अवार्ड में मिल रही थी उससे लगभग दुगनी। हाँ बिल्कुल। ये एक बहुत ही मुश्किल समझौता था, जिसने उस वक्त एक बड़े सामाजिक विभाजन को टाल दिया। तो इन सभी आंदोलनों और दबावों के बाद अंग्रेजों को कुछ तो झुकना पड़ा होगा। बिल्कुल। और इसी दबाव का नतीजा था 1935 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ, ये एक बहुत बड़ा दस्तावेज था। बहुत बड़ा। दिलचस्प बात यह है कि आज के भारतीय संविधान का एक बड़ा हिस्सा इसी अधिनियम पर आधारित है। अच्छा। और इसका सबसे बड़ा प्रावधान था प्रांतों को अंदरूनी मामलों में आजादी देना। और इसी के तहत 1937 में चुनाव हुए। जी। जिसमें कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। ये पहली बार था जब भारतीयों को सच में शासन चलाने का मौका मिला। और यह अनुभव क्रांतिकारी था। कैसे? इन 28 महीनों में भारतीय नेताओं ने सीखा कि बजट कैसे बनता है, कानून व्यवस्था कैसे संभाली जाती है, नीतियां कैसे बनाई जाती हैं। मतलब एक तरह का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। बिल्कुल। इसने पहली बार पूरे देश को दिखाया कि भारतीय सरकार चलाना जानते हैं और अंग्रेजों के बिना भी चला सकते हैं। इसने स्वराज को एक काल्पनिक विचार से एक ठोस देखी परखी हकीकत बना दिया। और शायद इसीलिए 1939 में जब इन सभी सरकारों ने इस्तीफा दिया तो उसका असर इतना गहरा हुआ। सही कहा। उन्होंने साबित कर दिया था कि वो सक्षम है और फिर सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और अंग्रेजों ने भारत के नेताओं से पूछे बिना ही भारत को अपनी तरफ से युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। ये कांग्रेस के लिए एक अपमान जैसा था। उनका संदेश साफ था, हम आपके साम्राज्य का हिस्सा बनकर नहीं रहेंगे। आप हमारे लोगों से पूछे बिना हमारे देश को युद्ध में नहीं झोंक सकते। इस इस्तीफे ने अंग्रेजों और कांग्रेस के बीच भरोसे की खाई को और भी चौड़ा कर दिया। बिल्कुल। तो बातचीत नाकाम हो चुकी थी, शासन का अनुभव भी अधूरा रह गया था। अब तो सब्र का बांध टूट चुका होगा। बिल्कुल। अब मंच तैयार था आजादी की लड़ाई के आखिरी और सबसे बड़े आंदोलन के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन। जी। 8 अगस्त 1942 बम्बई का ग्वालियर टंक मैदान। इसी दिन गांधी जी ने अपना वो ऐतिहासिक नारा दिया, करो या मरो। ये उनके अहिंसा के सिद्धांत से काफी अलग और ज्यादा आक्रामक लगता है। क्या यह उनकी सोच में एक तरह का बदलाव था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ लोग मानते हैं कि ये गांधी जी के धैर्य का अंत था, लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञ इसे रणनीति का हिस्सा मानते हैं। अच्छा। उनका करो या मरो का मतलब हिंसा करना नहीं था, बल्कि आजादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना था, भले ही जान क्यों न चली जाए। मतलब एक मानसिक छलांग थी। हाँ, शारीरिक हिंसा की अपील नहीं। संदेश था, या तो आजादी हासिल करो या इस कोशिश में मिट जाओ। और अंग्रेजों ने इस पर क्या किया? उन्होंने तो सोचा होगा कि अगर गांधी जी को ही रास्ते से हटा दिया जाए तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। हाँ। उन्होंने यही सोचा और यही किया। अगली ही सुबह ऑपरेशन 0 आवर चलाकर गांधी जी, नेहरू, पटेल समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस बार उनकी सोच गलत साबित हुई। बिल्कुल। नेतृत्व के जेल जाने के बाद भारत की जनता खुद नेता बन गई। ये बात हैरान करती। मतलब अंग्रेजों ने नेतृत्व को तो खत्म कर दिया, पर आंदोलन की आग को नहीं बुझा पाए। ये आंदोलन जंगल की आग की तरह खुद ब खुद फैल गया। उषा मेहता जैसी वीरांगना ने एक खुफिया रेडियो स्टेशन चलाया। अच्छा, जो आंदोलनकारियों तक खबरें पहुंचाता था। जी। जयप्रकाश नारायण जेल की दीवार फांदकर भागे और भूमिगत होकर आंदोलन को संभाला। बलिया, तामलुक,
कई जगहों पर तो लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका और अपनी समानांतर सरकारें बना ली। तो जब भारत के अंदर ये सब चल रहा था जी तब भारत के बाहर भी एक मोर्चा खुल रहा था, हाँ, जिसके नायक थे सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि सिर्फ अहिंसा से आजादी नहीं मिलेगी, दुश्मन से लड़ने के लिए हथियार उठाने पड़ेंगे। वो 1941 में अपने घर की नजरबंदी से किसी फिल्मी कहानी की तरह भागे और काबुल, जर्मनी, जापान होते हुए सिंगापुर पहुंचे। वहां उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली, इंडियन नेशनल आर्मी। हाँ, और 2 नारे दिए जो आज भी हमारे खून में जोश भर देते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और दिल्ली चलो। और उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीपों को आजाद भी करा लिया था। जी, जिन्हें उन्होंने शहीद और स्वराज द्वीप नाम दिया। भले ही आय ने दिल्ली नीयत पड़ाई, लेकिन उसने अंग्रेजी राज की नींव को हिलाकर रख दिया। बिल्कुल। उन्होंने ये संदेश दिया कि भारत की आजादी के लिए लड़ाई सिर्फ भारत की जमीन पर ही नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने से लड़ी जा सकती है। अब हम कहानी के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आते हैं। 1945 दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। ब्रिटेन जंग जीत तो गया, लेकिन उसकी आर्थिक और सैन्य हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि भारत जैसे विशाल देश पर कब्जा बनाए रखना उसके बस की बात नहीं रही। सही कहा। और ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कील 2 घटनाओं ने ठोकी। कौन सी? पहला, जब लाल किले में आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया, पूरा देश उनके समर्थन में खड़ा हो गया। अंग्रेज उन्हें गद्दार कह रहे थे, लेकिन भारत की जनता उन्हें नायक मान रही थी। और दूसरी घटना? दूसरी और शायद सबसे बड़ी घटना थी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी यानी शाही भारतीय नौसेना का विद्रोह। सेना किसी भी सरकार की रीढ़ होती है, और जब नौसेना ने ही बगावत कर दी तो अंग्रेजों के पास भारत में रुकने का कोई आधार ही नहीं बचा था। संदेश साफ था। बिल्कुल, जिन भारतीयों के दम पर तुम राज कर रहे हो, अब वो तुम्हारे साथ नहीं है। तो अंग्रेज जाने के लिए तैयार थे, लेकिन एक बहुत बड़ा और दर्दनाक सवाल अभी बाकी था। क्या भारत एक रहेगा? हाँ, यही सबसे मुश्किल सवाल था। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग एक अलग देश पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी। माहौल में जहर घुल चुका था। बिल्कुल। 16 अगस्त 1946 को लीग के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के आह्वान पर कलकत्ता में ऐसे भयानक दंगे भड़के जिसकी आग धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। उस हिंसा को रोकने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उस वक्त हालात काबू से बाहर हो चुके थे। अंतिम वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने आखिरी समाधान के तौर पर 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना पेश की, जिसमें पंजाब और बंगाल का भी बंटवारा होना था। हाँ, जहाँ हिंदू और मुस्लिम आबादी लगभग बराबर थी। ये एक ऐसा फैसला था जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने भारी मन से स्वीकार कर लिया, क्योंकि शायद कोई और रास्ता बचा नहीं था। कोई और रास्ता दिख नहीं रहा था। और फिर वो घड़ी आई, 15 अगस्त 1947 की आधी रात। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा से अपना प्रसिद्ध ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। नियति से किया गया वादा। आधी रात के इस पहर में जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। लेकिन उस आजादी की सुबह जितनी रोशन थी, उतनी ही स्याह भी थी। उस जश्न के साथ साथ बंटवारे की चीखें भी थीं। पंजाब और बंगाल में कत्लेआम मचा हुआ था। लाखों लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए, लाखों मारे गए। और राष्ट्रपिता गांधी जी, वो इस जश्न को मनाने के लिए दिल्ली में नहीं थे। नहीं, वो बंगाल के नोआखली में थे, दंगों की आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। हमें आजादी मिली, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी और दर्दनाक कीमत चुकाकर। तो इन सब का क्या मतलब है? 1930 से 1947 का ये सफर अथाह बलिदान और बेहद मुश्किल फैसलों की एक कहानी है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे गांधी के अहिंसक रास्ते, बोस के सशस्त्र संघर्ष और अंबेडकर के सामाजिक न्याय के संघर्ष भले ही अलग अलग थे, पर मंजिल सबकी एक ही थी, एक आजाद भारत। सही। हमारी स्रोत सामग्री एक बहुत शक्तिशाली संदेश देती है। ये स्वतंत्रता कोई तोहफा नहीं थी, इसे लाखों गुमनाम और प्रसिद्ध लोगों के संघर्ष, त्याग और बलिदान से कमाया गया था। इन सभी आंदोलनों और नेताओं की विरासत आज के भारत की नींव में है, चाहे वो हमारा संविधान हो, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हो या हमारे सामाजिक मूल्य। अंत में एक विचार मन में आता है जिस पर गौर किया जा सकता है। बताइए। इन स्रोतों से ये साफ है कि आजादी कोई एक सीधी साधी घटना नहीं थी, बल्कि बेहद कठिन और दर्दनाक समझौतों का एक सिलसिला थी। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उस दौर के दबाव और नफरत भरे माहौल में आजादी का कोई और रास्ता हो सकता था, या फिर बंटवारा वो कीमत थी जिसे चुकाना शायद हमारी नियति में ही लिखा था।